मैं यूनिवर्सल टारगेट एकेडमी से सुनील सर। मित्रों, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जीएस एक बहुत महत्वपूर्ण ही टॉपिक होती है। तो आइए हम जीएस के कुछ टॉपिकों पर चर्चा करते हैं, जिसमें आज हमारे टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। तो संविधान एक छोटा टॉपिक, इंटरेस्टेड टॉपिक और अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। समस्त वनडे एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हमारे टॉपिक है संघीय कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, इसी चीज़ का हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। देखिए, तो संघीय कार्यपालिका तो आप जानते होंगे कि जिसे शासन के 3 अंग होते हैं। विधायिका, जिसको हम व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो शासन के 3 अंग होते हैं। पहला है विधायिका। इसी विधायिका को हम व्यवस्थापिका भी बोलते हैं। दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। तो विधायिका, जिसे हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, इसका आशय संसद से होता है, यानी पार्लियामेंट से होता है, संसद। और कार्यपालिका का आशय सरकार से होता है, सरकार। और न्यायपालिका का तात्पर्य न्यायिक व्यवस्था अर्थात न्यायालय से होता है। यही शासन के 3 अंग होते हैं, जिनके माध्यम से पूरे शासन का संचालन किया जाता है। जैसे विधायिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य होता है विधायिका के द्वारा बनाए कानूनों को कार्यान्वित करना अर्थात लागू करना। और न्यायपालिका का कार्य होता है विधायिका के कार्यों की समीक्षा करना, कार्यपालिका के कार्यों की निगरानी करना तथा न्याय निर्णय करना। यही ये 3 अंग हैं जिनके माध्यम से पूरे शासन का संचालन किया जाता है। तो आज हम इस तीनों अंगों में से विधायिका को देखेंगे, यानी संसद को। तो आइए आज हम संसद के संदर्भ में देखते हैं। तो विधायिका, जिसको हम बोलते हैं संसद। देखिए, ये जो संसद है, भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट, संसद जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट। तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट इसका कि संसद के कितने सदन होते हैं। तो भारत की जो संसद है ये द्विसदनीय है। दो सदन होते हैं, जिसमें पहला है लोकसभा और दूसरा जो सदन होता है इसको राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा। देखिए, अब इसमें जो लोकसभा है इसे हम निम्न सदन यानी लोअर हाउस भी बोलते हैं। और जो राज्यसभा है इसे उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन यानी अपर हाउस। इसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है, परमानेंट हाउस, अस्थाई सदन। तो संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा मीन्स लोअर हाउस, निम्न सदन, और राज्यसभा यानी उच्च सदन अर्थात अस्थाई सदन। तो अस्थाई सदन इसलिए कहते हैं कि यह कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पर जो है सेवानिवृत्त होते हैं, और लोकसभा हर 5 साल पे भंग हो जाता है और नई लोकसभा का गठन किया जाता है। इसलिए हम इसको अस्थाई सदन भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा जनरल आइडिया इसके बारे में हम देखते हैं, इसके बाद आगे एक एक करके हम विशेष इस पर चर्चा करेंगे। तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सदन की बात हो रही है। अब इसको अगर हम पशुपानिक व्यवस्था के अंतर्गत देखें कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो जैसे संसद के अंग के अंतर्गत लोकसभा होता है। संसद में लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। इन तीनों को मिलाकर के
संसद का निर्माण होता है, यानी पार्लियामेंट का निर्माण होता है। जैसा कि पिछले भी पुलिस और तमाम एग्जामों में पूछ भी लिया है कि संसद का आशय होता है। जैसे पूछ लिया कि संसद का आशय होता है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राष्ट्रपति, डी तीनों, तो क्या होगा? उपरोक्त तीनों। अर्थात तीनों से मिलाकर के भारत की संसद का पार्लियामेंट का निर्माण होता है। अगर ये कहें कि ये संसद क्या है, पार्लियामेंट क्या है, तो यह एक विधि निर्मात्री संस्था है। विधि निर्मात्री संस्था है, यानी कानून का निर्माण करने वाली संस्था है। और राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है। संसद का अभिन्न अंग कहते हैं इसको। देखिए शब्दों का भी थोड़ा समझते चलें। ये अभिन्न, इसमें अ जो है उपसर्ग है, अगर हटा दिए तो इसका मतलब भिन्न हो गया, और अ लगा दिए तो इसका मतलब क्या हो गया? इसी का एक अंग हो गया। अर्थात राष्ट्रपति भी संसद का ही अंग है। जब राष्ट्रपति विधायी कार्यों को देखता है तो संसद का अंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई विधेयक पहले किसी सदन में आएगा, जैसे कोई विधेयक लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में पास होता है, तब राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब अपनी स्वीकृति देता है तब वो विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है, अर्थात कानून बन जाता है। इसका मतलब किसी भी कानून को बनाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों की भूमिका होती है। अगर इसमें से एक भी अगर बाहर कर देंगे तो वह संस्था कंप्लीट रूप से संसद नहीं कहलाएगी। इस तरह से तीनों को मिलाकर के हम, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर हम संसद कहते हैं। और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग अर्थात उसी का एक अंग होता है। ये बहुत बार दिया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम इसका और डिटेल से देखते हैं। तो आइए एक एक करके हम राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। तो मित्रों आइए अब देखते हैं हम राष्ट्रपति। आइए तो भी हम चर्चा कर रहे थे कि संसद, तो संसद के अंतर्गत क्या आते हैं? संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा। इन्हीं तीनों को मिलाकर के इंडियन पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद का निर्माण होता है। तो एक एक करके हम देखेंगे राष्ट्रपति। तो आइए राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल्स 52 में है। संविधान के अनुच्छेद 52 में उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होगा। राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ जनरल बातें, जैसे राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। सुप्रीम कमांडर, इसको सर्वोच्च समादेशक भी बोलते हैं। और राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान, इसे औपचारिक प्रधान भी बोलते हैं। औपचारिक प्रधान कहलाता है। यह नाम मात्र का भी प्रधान भी बोलते हैं। नाम मात्र का प्रधान। देखिए, तो इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक का सेंस होता है कि जो सेंसस होता है, जनगणना, तो भारत की जो जनगणना होती है हर 10 साल पे, तो जनगणना के रजिस्टर में पहला नाम राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति के नाम से जनगणना को प्रारंभ किया जाता है, इसलिए उसी आधार पर हम राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहते हैं। तीनों सेना यानी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, यानी जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का अपने अपने चीफ होते हैं। उन चीफों का चीफ यानी अध्यक्षों का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। इसलिए हम राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर यानी अध्यक्ष कहते हैं।
अभी मित्रों एक हाल ही में सरकार ने CDS नामक एक पद का सृजन किया है, चीफ डिफेंस स्टाफ, जो राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के मध्य एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, यानी कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, ये बहुत बार पूछा। सुप्रीम कमांडर कहें या इसे सर्वोच्च समादेशक कहें, राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान, नाम मात्र का प्रधान, औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, जबकि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। इसलिए नोट में आप लिख लीजिएगा कि संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री ब्रैकेट में मंत्रिपरिषद होती है। अब देखिए, ये तो रही राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जानकारियां। अब आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या क्या योग्यता होती है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता, राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता यानी अर्हता, क्वालिफिकेशन, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 58 में है। तो 58 में प्रावधान है कि क्या क्या योग्यता होगी जिससे व्यक्ति कोई राष्ट्रपति बन सकता है। तो पहला रहता है कि वह भारत का नागरिक हो, पहली अर्हता हो गई। दूसरा है इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार लगा रहे हैं, आप भी इसको ध्यान रखिएगा, स्टार होने का मतलब कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट योग्यता में कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरी करना चाहिए। 35 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरी करता हो। तीसरा होता है कि किसी लाभ के पद पर न हो, अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी प्राधिकरण के अधीन लाभ के पद पर न हो। तो तीसरा योग्यता है किसी लाभ के पद पर न हो। और चौथा होता है कि वह पागल और दिवालिया न हो, दिवालिया न हो। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता है। इसमें आप देखेंगे कहीं भी शैक्षिक योग्यता का जिक्र नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी पहला कि वो भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूरी करता हो, किसी लाभ के पद पर न हो और पागल और दिवालिया न हो। अभी देखिए, हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता पढ़ा कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो मेनली आपको इसके आयु के संदर्भ में आप याद रखिएगा, क्योंकि आयु पर ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 35 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए। तो अभी हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता देखा, अब राष्ट्रपति का निर्वाचन देखेंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसका उल्लेख आर्टिकल 55 में है, अनुच्छेद 55 में है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो मित्रों, प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या अंतर होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब था जिसमें जनता स्वयं जाकर वोट देती है, उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। और जिसमें जनता प्रत्यक्ष वोट नहीं देकर के अपने प्रतिनिधि के माध्यम से चयन निर्वाचन करवाती है, उसे हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात जनता नहीं देती है बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट देते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक पद्धति होती है जिसको बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व
कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अर्थात ये आनुपातिक पद्धति, तो इसका एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला जानने की जरूरत नहीं इसमें है आपको, बस इसको याद रखिए कि इसके निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होती है, किस पद्धति से हम करते हैं। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता है, इसी पद्धति से इसका निर्वाचन किया जाता है। अब निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल का आशय होता है कि वोट देने वाले लोगों का ग्रुप, यानी कौन कौन लोग होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो कह सकते हैं कि इस मंडल में कौन कौन लोग होते हैं, अर्थात संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं, संसद के सभी सदस्य होते हैं, सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं निर्वाचन में। तो संसद का आशय ये कह सकते हैं कि लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य आर कह सकते हैं, अथवा लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं। इसके बाद राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इनसे मिलाकर के निर्वाचक मंडल होता है। नोट में एक पॉइंट देखेंगे कि 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी, जिसको आज हम पुदुचेरी कहते हैं, पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सदस्य। तो इनसे मिलाकर के ये निर्वाचक मंडल बनता है, अर्थात लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है। अभी छात्रों, अभी हमने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात कर रहे थे, तो ये निर्वाचक मंडल जो है इसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो अभी हमने बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, अर्थात कौन कौन लोग भाग लेते हैं, उन्हीं का जो ग्रुप होता है वोट देने वालों का, उसी को हम निर्वाचक मंडल बोलते हैं। तो संसद के सभी सदस्य वोट देते हैं, निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो संसद का मतलब कह सकते हैं इसको कि लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, या निर्वाचित सदस्य इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है। तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। संविधान का 17वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। अब देखिए, इसमें यह भी पूछता है कि वो कौन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तथा राज्यों की विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है तथा 2 सदस्य को लोकसभा में मनोनीत करता है, जो एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं। अभी हाल ही में
भारत सरकार ने एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान समाप्त कर दिया है। तो अगर ये पूछता है कि निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि ताकि राष्ट्रपति का पद प्रभावित न हो। तो मनोनीत सदस्य क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है, इसलिए इनको इन चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। और विधान परिषद के भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो एक चीज और यहां गौर करेंगे आप कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 अनुमोदक होना चाहिए। किसी व्यक्ति के नाम के 50 अनुमोदक होना चाहिए और 50 सदस्य उसके प्रस्तावक होने चाहिए। अब देखिए, यहां हम बात करते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी पदावधि। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, अर्थात पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का होता है। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी वो त्यागपत्र दे सकता है। अब देखिए, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति, संविधान में प्रावधान है कि किसी भी दशा में राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होगा। अगर रिक्त होता है तो उसके स्थान पर भारत का जो उपराष्ट्रपति है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो कंडीशन ये है कि रिक्त कब होता है। अब देखिए, अगर राष्ट्रपति जो है मृत्यु हो गई तो नेचुरल प्रक्रिया है कि पद रिक्त हो गया। अगर त्याग पत्र दे दिया तब पद रिक्त हो गया। तो मृत्यु होने पर त्याग पत्र देने पर पद रिक्त हो जाता है। और एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, महाभियोग। अभी हमने बताया कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तब उसके स्थान पर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। एक है समय आप देख रहे हैं महाभियोग। महाभियोग, ये बात इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि महाभियोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 61 में, 61 में है। महाभियोग को किस देश के संविधान से लिया गया? भारत के संविधान में। तो महाभियोग को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये महाभियोग क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है? महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की एक प्रक्रिया है जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाई जा सकती है। तब महाभियोग राष्ट्रपति पर कब लगाया जाता है? जब राष्ट्रपति असंवैधानिक तरीके से कोई कार्य करता है, मनमाने तरीके से काम करता है, तब उसको हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाता है। और जिस तिथि को दोनों सदनों में पास हो जाता है उसी तिथि से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। लेकिन एक टर्म यह होता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व उसे लिखित सूचना दिया जाता है ताकि वो सदन में पहुंच करके अपनी सफाई को प्रस्तुत कर सके। तो एक बात गौर करिएगा, इस पर क्वेश्चन आते हैं कि इसका उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 61 में है। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में बताया कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कि किसी भी अवस्था में रिक्त नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसके स्थान पर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अब तक भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 1969 ईस्वी में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया। तब उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हियादतुल्लाह। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें हम भारत का मुख्य न्यायाधीश भी कहते हैं। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने भी त्यागपत्र दे दिया, तो मोहम्मद हियादतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो मित्रों, एक क्वेश्चन कई बार आया है कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो है मोहम्मद हियादतुल्लाह। एक चीज और यही देख लीजिए कि राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। अभी हमने बताया कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति भी किन्हीं कारणों से अनुपस्थित है तो मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। तो एक टर्म यह है
कि अगर उपराष्ट्रपति या न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो इन्हें भी वही वेतन और भत्ता देय होगा जो राष्ट्रपति को दिया जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता कितना होता है, कहां से दिया जाता है? वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और वर्तमान में 50,000 रुपये भारत के राष्ट्रपति का वेतन है। अब यहां हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति की शक्तियां दो प्रकार से विभाजित हैं। एक को बोलते हैं हम सामान्यकालीन शक्तियां यानी जनरल पावर, और एक होता है आपातकालीन शक्तियां यानी इमरजेंसी पावर। तो राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के द्वारा 3 प्रकार की ये इमरजेंसी पावर प्रदान किया गया है। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या है? 3 हैं। राष्ट्रीय आपात की शक्ति, संवैधानिक तंत्र की विफलता के संदर्भ में शक्ति, और वित्तीय आपातकाल की शक्ति। तो संविधान का आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात की शक्ति का उल्लेख है। राष्ट्रीय आपात का मतलब क्या होता है? जब युद्ध, बाह्य आक्रमण, जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है पूरे देश में या देश के किसी भाग में, तब इस स्थिति को नॉर्मल करने के लिए, इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 352 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करे। और इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है। पहला 1962 में जब भारत चाइना के मध्य युद्ध हुआ था, 1971 में जब भारत पाक का युद्ध हुआ था, और 1975 में, उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके समय में राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। तो ये पूछता है कि राष्ट्रीय आपात घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो 352 के अंतर्गत प्राप्त है। और अब तक कितनी बार? अब तक 3 बार, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया। दूसरा है कि 356 में प्रावधान है कि राज्य की सरकार अगर मनमाने तरीके से कार्य करे, अर्थात राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन डिक्लेयर किया जाता है। और 360 आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा है, प्रावधान है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर देश में आर्थिक क्राइसिस होती है तो राष्ट्रपति 360 के तहत राष्ट्रीय वित्तीय आपात घोषित करता है। तो यह है 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। तो इसको आप, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। तो आपातकालीन शक्ति, अभी मैंने ऊपर लिखा है कि सामान्यकालीन शक्तियां। तो इस सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, ये तमाम शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति की शक्ति, तो मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति, जैसे मैंने बताया कि लोकसभा में 2 सदस्यों को जो एंग्लो इंडियन होते हैं, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कला, साहित्य, समाज सेवा इत्यादि में महारत हासिल होते हैं। एक चीज और पूछता है कि किन किन पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? तो नियुक्ति किनकी करता है? तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल, जिसे हम महान्यायवादी कहते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। सीएजी कैग, यानी जिसको बोलते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इस तरह से ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। तो मित्रों, बस यही मैं अपने इस टॉपिक को समाप्त करता हूं।